हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की। अब स्थिर विद्युत की क्या है? स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। किसका अध्ययन करेंगे हम? स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। किसमें? स्थिर विद्युत की। अब स्थिर विद्युत की में तो सबसे पहला चैप्टर आता है, हमारा सबसे पहला जो लेसन है, पार्ट है, वो है विद्युत क्षेत्र। वो है विद्युत क्षेत्र। अब आवेश का अध्ययन करना है, और आवेश भी कैसा है? स्थिर आवेशों का अध्ययन है। तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? विद्युत आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आवेश क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसको फील करता है, अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश तीन अवस्थाओं में रह सकता है। या तो वो स्थिर हो, या वो नियत वेग से गतिशील हो, या वह त्वरित हो। आवेश स्थिर भी हो सकता है, नियत वेग समान वेग से गतिशील भी हो सकता है, या त्वरित हो सकता है। जब आवेश स्थिर होता है तो वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होता है तो वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। और जब आवेश त्वरित है आपका, उस केस में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय। ये एक मार्क्स के लिए, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश हो गई। अब हम बात करें आवेश आया कहां से, आवेश आता कैसे है। तो आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तर रही है। कैसे? कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और जो परमाणु होते हैं वो होते हैं विद्युत उदासीन। परमाणु जो है इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु
परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी परमाणु में जितना ऋण आवेश होता है उतना ही क्या होता है, धनावेश। आवेश दो प्रकार के होंगे, ऋणावेश और धनावेश। तो जितना ऋणावेश होता है उतना ही क्या होता है, धनावेश। मतलब कुल जो आवेश है वो होता है 0। इसे हम बोलते हैं कि परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन। अब परमाणु विद्युत उदासीन है, फिर आवेश आया कहां से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आया कहां से। तो मान लो एक वस्तु है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। एक और दूसरी वस्तु है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, दोनों विद्युत उदासीन है। अब किसी भी तरीके से हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया। जैसे हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें 10 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और 12 हो गए प्रोटॉन, जबकि इसमें 8 हो गए इलेक्ट्रॉन और 7 रह गए प्रोटॉन। अब प्रोटॉन 11 रह गए, प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे, प्रोटॉन नहीं। अब धनावेश तो वही है, ऋणावेश को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कुल आवेश जो है वो इस पर आ गया धनात्मक। धनात्मक तो वही है, ऋणात्मक आवेश का मान कम हो गया, इसलिए कुल पहले 0 था, तो कुल आवेश कितना हो गया, धनात्मक। पहले कुल आवेश 0 था, ऋणात्मक को बढ़ा दिया तो कुल हो गया ऋणात्मक। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर आवेश के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी। अगर आपने किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, तो उस पे आवेश कैसा आएगा, धनात्मक। और यदि आपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब उस पर आवेश कैसा आएगा, धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है तो उसके कारण किसी वस्तु पर आवेश आता है। क्या आएगा, आवेश आएगा। अब आवेश की बात करते हैं अपन, तो हम ये तो कह सकते हैं कि यहां से प्रोटॉन निकाल कर इसको प्रोटॉन दे दो। संभव नहीं है कि भाई प्रोटॉन निकाल देंगे यहां से तो धनावेश कम हो गया, ऋणावेश उतना ही है, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस पे धनावेश आ जाएगा। लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो आपके नाभिक के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन को नाभिक से अलग करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को नाभिक से अलग करना कठिन है। इसलिए केवल और केवल उत्तरदायी कौन है आवेश के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश है, क्योंकि जो परमाणु है उसमें या तो धनावेश है या ऋणावेश है, तो आवेश दो प्रकार का हो गया, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं पहले आवेश का मात्रक और इसकी विमा। तो आवेश का मात्रक आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है
कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं, और कूलाम होता है एम्पियर सेकेंड। तो देखो इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई भी नहीं है, समय है और धारा है, इसलिए इसका जो विमा होगी वो होगी m0 L0 t की घात 1 a की घात 1, ये हो गई इसकी विमा। इसके अलावा एक होता है ESU मात्रक है, ये इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, और एक होता है फैराडे। ये तीन मात्रक। अब इन तीनों मात्रक में संबंध क्या होता है? एक कूलाम जो होता है वो होता है आपका 3 गुणा 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है, और एक फैराडे होता है वो आपका 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो इन सब में सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे और सबसे छोटा मात्रक है ESU। इसके अलावा कूलाम को बड़ा मात्रक है, वैसे देखा फैराडे तो बहुत बड़ा ही, कूलाम भी अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए आवेश को सामान्यतः माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम में दर्शाते हैं। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, और नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 कूलाम। ध्यान रखना, छोटी इकाई ये है, कूलाम बड़ी इकाई है तो सामान्यतः माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम और नैनो कूलाम ये लेते हैं। ये हो गया विमा, ये हो गया मात्रक। पेपर के अंदर एक सवाल विमा और मात्रक से एक नंबर का जरूर आएगा, और वो कौन सी यूनिट से आता है हमें पता नहीं है, बट एक कंफर्म है, विमा और मात्रक से एक नंबर का सवाल कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आवेश है धनात्मक और ऋणात्मक, ये आएगा कैसे किसी वस्तु पर, उसको बोलते हैं आवेशन की विधियां, कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करें हम। उसके लिए 3 विधियां हैं, घर्षण के द्वारा या चालन के द्वारा, और तीसरी है प्रेरण के द्वारा। तो जो घर्षण के द्वारा जो विधि है, इस विधि में वस्तु चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है। इसमें वस्तु चालक भी हो सकती है और कुचालक भी। लेकिन ये जो दोनों विधि हैं, इसमें वस्तु का चालक होना अति आवश्यक है, कि वस्तु जब चालक होगी तो ही काम चलेगा, वरना चालन प्रेरण के द्वारा आवेशन नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा क्या है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण करवाते हैं तो होता क्या है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में स्थानांतरित हो गए, इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इस पे आ गया ऋणावेश, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। ठीक है, तो अब घर्षण में होता क्या है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो क्या उत्पन्न होती है, उष्मा ऊर्जा। उष्मा क्या है, ऊर्जा है। अब जो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने बंध को तोड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हुई उस पर धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई उस पर क्या रहता है, ऋणावेश रहता है। जैसे आपने कंगा लिया, कंगे को आपने बाल से क्या किया, रगड़ा, तो होगा क्या, अब यदि कंगे को आप मिट्टी के पास लेके जाओ तो कंगा मिट्टी को खींच लेता है, मिट्टी चिपक जाती है। कारण जब आपने कंगे को बालों से रगड़ा तो उस पर कंगा क्या हो गया, आपका आवेशित हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, या फिर इसे बोलते हैं
संपर्क विधि भी बोलते हैं इसे। यदि दो आवेशित वस्तुओं को या एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को आपस में संपर्क में लाया जाए तो दोनों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। समझिए मेरी बात। जो भी कुल आवेश का मान है, कुल आवेश का मान दोनों वस्तुओं पर बराबर रूप से वितरित हो जाता है। जैसे कि मान लो कि वस्तु है, इस पर है धनावेश, ठीक है। दूसरी वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, निरावेशित, अनावेशित है। यह है कुचालक स्थिरांक। कुचालक स्थिरांक क्यों लिया है? यदि चालक को पृथ्वी पे रख दिया तो सारे के साथ आवेश पृथ्वी में चला जाएगा इसका, ठीक है। अब यदि दोनों को संपर्क में लाए हैं, तो जो कुल आवेश है इस पर तो कितना है, 0 मान लो, और इस पर है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश प्लस। तो होगा क्या? कुल आवेश 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 का भाग दिया तो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर मात्रा में। अब यदि इसे अलग अलग कर दें तो दोनों पर 3 ही और 3 ही आवेश। अब बाद में पढ़ेंगे आवेशों की तरफ। इसमें आता है कि आवेश आपका संरक्षित रहता है। तो जब हमने संपर्क करवाया उससे पहले कुल आवेश और संपर्क के बाद में हटाया, कुल आवेश क्या रहेगा, यहाँ पे बराबर रहेगा। मतलब आवेश यहाँ पर क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। ये तो हुई बात कि एक वस्तु आवेशित थी, दूसरी अनावेशित थी। अब ये भी तो हो सकता है कि मान लो इस पर -2 ही आवेश है, तो इस स्थिति में कुल आवेश का मान हो गया 4e। 6e - 2e, कुल आवेश कितना हो गया, 4e। 4e आवेश बराबर बटेगा तो 2e, तो इस पर आएगा 2e आवेश और इस पर भी आएगा 2e आवेश, बराबर आवेश आएगा। जब अलग अलग करेंगे तो दोनों पर 2e 2e। होता क्या है कि ये जो धनात्मक है, धनात्मक क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो आवेशों का जो स्वयं का प्रतिकर्षण है उसके कारण ये दोनों जो चालक गोले हैं, चालक जो वस्तुएं हैं, इन पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसे बोलते हैं चालन द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन। अब तीसरी विधि है वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि वस्तुओं को हम संपर्क में नहीं लाते हैं, बिना संपर्क के आवेशित करना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है। अब इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन समान संख्या में है। अब हमने क्या किया कि इस वस्तु के पास एक प्रबल धनावेश लेकर आए, तो होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये प्रबल धनावेश आकर्षित करेगा और इसके जो प्रोटॉन हैं उसको ये प्रबल धनावेश प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ, प्रोटॉन एक तरफ। अब यदि इस गोले को
धनावेश है, ये पृथ्वी में चला जाएगा, इस पर केवल ऋणावेश बचेगा। अब यदि इस प्रबल धनावेश को हटा लिया जाए, हटा दें हम, तो ये ऋणावेश इस चालक पौधे पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसमें देखो संपर्क नहीं आपस में, दूर से, जैसे विद्युत चुंबकीय की प्रेरण होता है ना, वैसे ही प्रेरण के द्वारा बिना संपर्क के हमने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया। तो ये है आवेशन की 3 विधियां। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म।